नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जॉन लॉक के सामान्य परिचय के अंतर्गत उसके जीवन परिचय, उसकी जो रचनाएं हैं उनको और उसकी जो अध्ययन पद्धति है उस पर विचार विमर्श किया था और हमने यह भी जानने का प्रयास किया था कि जॉन लॉक ने मानव स्वभाव की धारणा के बारे में क्या वर्णन किया है। इन सब बिंदुओं पर हमने विस्तार से वर्णन विश्लेषण किया था। आज हम जॉन लॉक के द्वारा जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके बारे में क्रमवाइज जो बिंदु हैं उनका वर्णन करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया है वो किन परिस्थितियों में होता है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि मानव स्वभाव की धारणा के बारे में जॉन लॉक के जो विचार हैं वो होब्स के विचारों के एकदम विपरीत हैं। लॉक का जो मनुष्य है वह विवेकशील प्राणी है और ऐसा विवेकशील प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपने जीवन का व्यतीत करता है। इस प्रकार मानव स्वभाव के बारे में लेकर होब्स के विपरीत जॉन लॉक के विचार हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो जो होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था उसके एकदम विपरीत है। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना अराजकता के रूप में की है जिसमें सभी मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई संघर्ष करते रहते हैं। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन विश्लेषण किया है उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान होते हैं क्योंकि सभी सृष्टि के एक स्तर पर और सब एक ही सर्वशक्तिमान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियां हैं। दूसरी जो विशेषता है, प्राकृतिक अवस्था शांति और सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान और प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं होता। तीसरी जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य स्वतंत्र होते हैं। ये जो स्वतंत्रता है ये स्वच्छंदता नहीं है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। इस प्रकार जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें लॉक ने सभी मनुष्यों के 3 अधिकार बतलाए हैं, यानी सभी मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये लॉक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों को ये 3 अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। तो जीवन के अधिकार से उसका आशय ये था कि सभी मनुष्यों को आत्म संरक्षण की प्रबल आकांक्षा होती है और जो आत्म संरक्षण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो मनुष्य के विशेषाधिकार होता है। इस प्रकार लॉक ने यह बताने का प्रयास किया है जीवन के अधिकार के माध्यम से कि सभी मनुष्यों को अपने जीवन की सुरक्षा रखने का प्राकृतिक अधिकार होता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का यहाँ पे
आशय स्वेच्छाचारिता नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, किसी की अन्य इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना स्वतंत्रता है। इस प्रकार जो संपत्ति का अधिकार है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें जॉन लॉक यह बताने का प्रयास करते हैं कि लॉक ने कहा कि जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। इस प्रकार वह संपत्ति को भी प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखता है। तो अब प्रश्न ये है कि जब सभी लोग विवेकशील हैं, सभी समाज में शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, सभी को 3 अधिकार प्राप्त हैं, फिर ऐसी क्या समस्या है कि लोगों के द्वारा समझौता किया जाता है? तो जो लोग इसका विश्लेषण करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं होती हैं जिसके चलते मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौता किया है। तो पहली जो असुविधा है उसके बारे में लोग कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई निश्चित प्रकट और सर्वसम्मत विधि नहीं होती उसमें, यानी प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई निश्चित प्रकट और सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसका पालन सभी मनुष्य के द्वारा किया जाए। यानी इसका दूसरे शब्दों में विश्लेषण करें कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून स्पष्ट नहीं होते जो सभी के द्वारा माने जाएं। तो पहली असुविधा तो ये थी। जो दूसरी असुविधा है वो है कि जो प्राकृतिक विधान है उनको क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं होती। यानी जो प्राकृतिक कानून है या नियम है उनको क्रियान्वित कैसे किया जाए उसके लिए कोई निश्चित संस्था का अभाव था। ये भी एक प्राकृतिक अवस्था की असुविधा थी। और तीसरी जो असुविधा थी वो थी इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने का और दंड देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता का अभाव था। तो ये 3-4 असुविधाएं थी प्राकृतिक अवस्था की। इसीलिए जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते की परिकल्पना की। अब हम देखते हैं कि जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता होता है उसके द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो कैसे है। तो जो प्राकृतिक अवस्था की जो उपरोक्त असुविधाएं थी उनको दूर करने के लॉक ने लिखा है कि सभी मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता किया है और सब मनुष्यों के समान होने के कारण सभी मनुष्य समान हैं क्योंकि सभी विवेकशील हैं और सभी के समान अधिकार हैं। तो ये जो समझौता होता है सब मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इसे इसीलिए सामाजिक अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं और सभी मनुष्यों के द्वारा यह समझौता होता है, इसलिए इसे सामाजिक समझौते की संज्ञा दी जाती है। इसमें सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। इस प्रकार शासन की जो स्थापना है वो एक साधन के रूप में की गई है। इससे राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनको भी कानूनी रूप दिया जाता है और इन कानूनों को दंड और व्यय की शक्ति से क्रियान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया जाता है। इस प्रकार एक विद्वान है डॉक्टर आशीर्वादम, इन्होंने लिखा है कि लॉक ने जिन 2 संविधाओं की चर्चा की है उनमें पहली संविधा तो नागरिक समाज की और जो दूसरी संविधा है वो सरकार की स्थापना होती है। यानी दूसरे शब्दों में जो पहला समझौता होता है वो तो जनता के बीच में हुआ और जो दूसरा समझौता होता है वो शासक और शासित के बीच में हुआ। इस प्रकार
कुछ विद्वानों ने लोक के दो समझौते की परिकल्पना की है। अब जो लोक ने जो सामाजिक समझौता किया है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि यह समझौता सभी व्यक्तियों के सहमति पर आधारित है, पहली विशेषता ये है। और दूसरी जो विशेषता है ये है कि एक बार समझौता हो जाता है तो वो कभी रद्द नहीं हो सकता, और यह समझौता ऐसा है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है, लोक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति केवल अपने कुछ ही अधिकारों का परित्याग करते हैं, अपने सभी अधिकारों का नहीं करते। और जो चौथा बिंदु है, इस समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। और यह एक समझौता राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझौता एक ट्रस्ट के निर्माण का पहला चरण है। और फिर भी वह दो प्रकार के समझौते मानता है। पहला समझौता प्राकृतिक दशा को समाप्त करके उसके स्थान पर सभ्य नागरिक समाज की स्थापना करता है, और इसके बाद में दूसरा समझौता व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार दो समझौते की परिकल्पना की है। अब जो समझौता हुआ, लोक के जो सामाजिक समझौते की विशेषताएं थी उनका अध्ययन करने के बाद में हम लोक के जो सामाजिक समझौता की आलोचना है उनका अध्ययन करते हैं। यह तो सत्य है कि लोक ने सामाजिक समझौते के द्वारा जिस राज्य की उत्पत्ति की है वो होब्स की तरह निरंकुश नहीं है, वो सीमित शासन पर आधारित है। लेकिन विद्वानों ने कुछ बिंदुओं के आधार पर लोक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है, जो कि इस प्रकार है। पहली जो आलोचना है वो है, लोक ने बार बार मूल समझौते की बात कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि मूल समझौते से उसका क्या तात्पर्य है। तो पहली आलोचना तो ये है। दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि लोक समझौते का आधार सहमति को मानता है, लेकिन इतिहास में ऐसे भी राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल और शक्ति के आधार पर बने हैं और नष्ट हुए हैं। इस प्रकार दूसरी आलोचना ये की जाती है। इसी प्रकार कुछ विद्वान यह कहते हैं कि लोक ने जो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व मात्र काल्पनिक है। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने प्राकृतिक अधिकारों को लेकर भी लोक के समझौते की आलोचना की है। अब इसके बाद में हम लोक ने जो राज्य है, लोक के सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति होती है उसकी जो विशेषता हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो जो लोक के द्वारा प्रतिपादित राज्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। लोक का मानना था कि राज्य सहमति पर आधारित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक का राज्य है जन सहमति पर आधारित है। लोक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो समुदाय या राज्य निर्माण के संबंध में सहमत रखते हैं। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते वे अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि जो लोग समझौते में शामिल होते हैं वो ही सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा जो बिंदु है, राज्य जनकल्याण का एक साधन है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति साध्य और राज्य को एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए
नहीं है। लोक इस बात पर जोर देता है कि शासन का लक्ष्य समुदाय की भलाई करना है। इस प्रकार राज्य रूपी जो यंत्र का निर्माण किया जाता है वह नागरिकों के कल्याण के लिए हुआ है। तीसरा जो बिंदु है सीमित और मर्यादित राज्य। जो लोक का राज्य है वह सीमित है और मर्यादित है, न कि निरंकुश। इससे पहले जो होब्स ने राज्य का प्रतिपादन किया है वो निरंकुश था और शक्तिशाली था, लेकिन लोक का जो राज्य है सीमित सत्ता पर आधारित मर्यादित राज्य है। और इसकी पहली सीमा तो यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है, और दूसरी बात यह है कि जो राज्य को शक्ति या अधिकार होती है वो एक ट्रस्ट के पास होती है और वो कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसी प्रकार जो चौथी विशेषता है वो है वैधानिक राज्य। लोक का जो वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है, जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया है, मनमाने शासन को नहीं। इस प्रकार लोक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसी प्रकार एक विशेषता ये भी है सहिष्णु राज्य। लोक के राज्य की एक अन्य विशेषता उसकी सहिष्णुता है। उसका राज्य एक धर्म सहिष्णु राज्य है जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वह विभिन्न धर्मों का आदर करता है। इसी प्रकार एक विशेषता है निषेधात्मक राज्य। लोक का जो राजनीतिक दर्शन में राज्य की जो अवधारणा है वो निषेधात्मक अवधारणा है। राज्य केवल कुछ असुविधाओं को, कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है जो कि प्राकृतिक अवस्था में थी। वह केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य ही करता है। इस प्रकार ये लोक के राज्य के विशेषता थी और इसी के साथ ये टॉपिक पूरा हुआ।